फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम बताओ। सेबी क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या हर चैप्टर का एक शॉर्टकट नेम होता है? हाँ, तो उसको मैं क्या PIT बोल सकती हूँ? पिट, ठीक है, जैसे ICDR बोलते हैं, है ना, फिर LODR, तो ऐसे ही PIT, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चा, प्रोहिबिट किया है मतलब टोटल ना है, अलाउड ही नहीं है। क्या अलाउड नहीं है बच्चा? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर मतलब वो इंसान जो कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। उस इनसाइडर के पास क्या है बच्चा? क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, और उस क्रूशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस में वो क्या करने का सोच रहा है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में। आपकी कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। अब कंपनी के अंदर बैठे लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, आप भी तो किसी कंपनी में जाकर CS बनोगे, तो अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है। आप क्या करवा रहे हो बच्चा? अपने भाई बहनों को कह रहे हो, अपने मम्मी पापा को कह रहे हो ये कंपनी बहुत अच्छी है, अंदर की इंफॉर्मेशन लीक कर दी, और क्या करवा दिया बच्चा? ट्रेडिंग करवा दी। तो साफ साफ बोला भैया, इनसाइडर को ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। तो ये पूरा चैप्टर आपको सेबी के रेगुलेशंस बताएगा कि किस किस तरीके से मना कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आएगा बार बार, UPSI। वर्ड का नाम फिर से क्या है बच्चा? UPSI। यू रिप्रेजेंट करता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर में आता है, फॉर एग्जांपल अडानी का FPO आ रहा है, तो न्यूज़पेपर में आया इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है ना, ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, दैट मीन्स कंपटीशन, अब सबको सबको सेम मौका मिल रहा है ना। तुमको खरीदना है खरीदो, तुमको नहीं खरीदना नहीं खरीदो, मुझे खरीदना है खरीद सकते हो। बच्चा होता क्या है, रिलेट करूँ थोड़ा सा, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। जैसे कि क्या होती है बच्चा? गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। गवर्नमेंट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, सबको पता रहता है कि भैया प्लान क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से सरकार की गवर्नमेंट प्लान करी कि रोड निकालने वाली है, हाईवे निकालने वाली है, क्या बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो प्लान होता है, ये पहले किसको पता होगा? हमको, जनता को पता होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये अंदर के लोगों को पता होगा। अब अंदर के लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टी खरीद लेते, औने पौने दाम में, सस्ते दामों में खरीद लेते बेचारे गांव वालों से, क्योंकि उनको पता नहीं है। और बाद में पता चलता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, भैया हाईवे निकलने वाला है बिल्कुल, और रेट एकदम से बढ़ गए। मतलब अंदर के लोगों ने क्या किया बच्चा? मौके का फायदा उठा लिया, क्योंकि उनके पास एक अंदर की इंफॉर्मेशन थी। अगर ये पब्लिकली नोन होता सबको, तो वो गांव वाले क्या सस्ते दामों में अपनी जमीन बेचते? बिल्कुल नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो कंपटीशन अब बराबर हो गया ना, सबको बराबर का मौका मिला। गांव वाले भी नहीं बेचेंगे, बेचेंगे तो भैया अच्छे दाम में बेचेंगे, तो उनको धोखे वाली फीलिंग आएगी भैया कि हमको पता नहीं था, तो देखो सस्ते में निकल लिए। तो ऐसे ही कंपनी के साथ भी होता है। कंपनी जब खुद न्यूज़पेपर में ऐड दे रही है कि भैया हमारी कंपनी के शेयर्स ऐसे हैं, इतने इतने रेट के FPO पे, तो बच्चा मार्केट में सबको बराबर का हक है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो। लेकिन बच्चा कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पहले से पब्लिकली नोन नहीं है, अंदर के लोगों को पहले से पता है, और वो उसमें मौके का फायदा उठाते हैं, तो ये एक तरीके से गलत है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश तो समझ में आ गया, जनता के पास अवेलेबल नहीं है। वो अनपब्लिश जो इंफॉर्मेशन थी, वो क्या है बच्चा? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन से हमारे प्राइस में इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने अभी गवर्नमेंट स्कीम का एग्जांपल दिया, इस इंफॉर्मेशन से जमीन के रेट थोड़े से वो महंगे हो जाते, क्या बात समझ में आ रही है? तो सेम कंपनी की जो शेयर की जो प्राइसिंग होगी, उसमें भी तो इफेक्ट आएगा। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जिससे हमारे प्राइस में क्या होता है बच्चा? फर्क पड़ता है, उन सारी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। शॉर्टकट में UPSI। आपको शॉर्टकट में UPSI नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन किसकी है? ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी की, जिसको बोल रखा है कि भैया हमें क्या करना है, ऐसे इंफॉर्मेशन को मिस यूज कर कर इनसाइडर बंदे को ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, लिस्टेड कंपनी में एक इनसाइडर होगा, इनसाइडर सारे एम्प्लॉइज, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CA सब हो सकते हैं, क्योंकि हम ही तो सारे कंप्लायंसेस देख रहे हैं बच्चा, बैलेंस शीट वगैरह हम ही तो देख रहे हैं। चलिए, यूज, इस UPSI को यूज किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय इनसाइडर ऑफ लिस्टेड कंपनी बिफोर डिस्क्लोजिंग टू इट्स पब्लिक।
आज नहीं तो कल हम पब्लिक को बताएंगे, लेकिन आपने पब्लिक को बताने से पहले लीक कर दी इंफॉर्मेशन अपने पहचान वालों को और उनको फायदा करवा दिया। चलिए, आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज किया ओन बेनिफिट, ठीक है। आपने सिक्योरिटीज पहले खरीद ली सस्ते दामों में, जब मार्केट में आएगी तो क्योंकि हमें मालूम है महंगा होगा इसका रेट, तो सस्ते में खरीद लिया, महंगे में बेचेंगे, बीच का डिफरेंस कमा लिया। सेल किया, खरीदा या फिर बेचा। इंफॉर्मेशन ऐसी भी तो सकती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, गिरने वाले, अभी महंगे में बेच दो, कुछ भी हो सकता है। या तो आप खरीद रहे हो इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के, या तो बेच रहे हो, या फिर उसमें क्या करवा रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये पूरे चैप्टर का एक तरीके से समरी है, एंटायर कॉन्सेप्ट है, जो आपको बताता है कि आप एक गलत इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश इंफॉर्मेशन को, यूपीएसआई को यूज कर रहे हो, एक इनसाइडर यूज कर रहा है और अपने ओन बेनिफिट के लिए से यूज कर रहा है, चाहे वो खरीदना हो, चाहे बेचना, चाहे वो ट्रेडिंग। बात समझ में आ गई? तो चलो स्टार्ट करें चैप्टर। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन बोलता है इनसाइडर ट्रेडिंग एसेंशियल, डीलिंग इन दी कंपनी सिक्योरिटीज। यहाँ पे सिक्योरिटीज में डील किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो रिलेटेड टू किससे, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉट पब्लिश, जो अभी पब्लिश नहीं की गई, नॉट नोन, जनता को अभी मिली नहीं है। तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड है, वो टेक्निकल वर्ड क्या है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूपीएसआई, ठीक है। यूज टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट या फिर अवॉइड लॉस। खरीदेंगे तब जब हमें क्या लगेगा, फायदा होने वाला है, बेचेंगे तब जब हमें लगेगा लॉस होने वाला है। समझ में आए? इंट्रोडक्शन, बाकी सारी चीजें सेम बातें लिखी है, स्केप। यहाँ पे ओरिजिन कब क्या कैसा हुआ, पूरा स्केप 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 मैं नहीं पढ़ाऊंगी, खुद से एक बार वन रीड कर लेना, ठीक है। बहुत सारी कमिटीज है। जब सबसे पहले ये इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट किया जा रहा है, बहुत सारी कमिटीज थी जो पूरा ओरिजिन में बताया जा रहा है। इसको एक बार वन रीड कर लेना। अलग अलग कमिटी ने अलग अलग सजेशन दिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, सबने सजेशन दिया है। लेकिन लॉ इन सब के सजेशन का मिक्स बना है, जो हम लॉ में डायरेक्टली पढ़ ही लेंगे। तो लॉ डायरेक्टली पढ़ लेंगे तो कमिटी का पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉ। इन्होंने कहा सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशन पढ़ने से पहले आपको चलिए सेबी एक्ट में लेकर जाए, और सेबी एक्ट ने सेक्शन नंबर 12A में कुछ डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया है? कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा, प्रोहिबिटेड है। कहां लिखा है प्रोहिबिटेड? सेबी ने अपने खुद के एक्ट में लिखा है। नो पर्सन, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। मैं खुद से शेयर्स नहीं खरीदूंगी, और ना ही अपने रिश्तेदार के थ्रू, अपने दोस्त के थ्रू यहाँ पे खरीदना बेचना करवाऊंगी। नो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग। और क्या लिखा है? डील इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज में मैं डील नहीं करूंगी। कौन हूं मैं? वो इनसाइडर कौन है जिसके पास क्या है बच्चा? पोजीशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल बोले तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन क्या है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। किसी को कम्युनिकेट नहीं करूंगी सच मटेरियल इंफॉर्मेशन। और क्या लिखा है? नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, किसी को कम्युनिकेट नहीं करना है मुझे टू एनी अदर पर्सन, विच इज, जो एक तरीके से क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स रेगुलेशन मेड देयरइन। इन शॉर्ट, कहां मना कर रखा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करना है? सेबी के एक्ट में 12A में लिखा है, 12A में लिखा है, अमेंडमेंट से आया है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा, सिक्योरिटीज में डील नहीं करेगा। क्या बस ट्रेडिंग नहीं करेगा? अगर आप नोटिस करोगे तो उन्होंने कहा है कि भैया ट्रेडिंग तो करना हमने साफ साफ मना कर दिया है। ट्रेडिंग के अलावा क्या बोल दिया है कि भैया जो सिक्योरिटीज में डील कर रहा है उसके पास जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसे कम्युनिकेट भी मत करना। अगर आप कम्युनिकेट करते हो, कहीं अगर लिखा है एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशन की, अगर आप ये बातें किसी को कम्युनिकेट करते हो तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रावेंशन है। तो ना तो इनसाइडर ट्रेडिंग करो और ना ही ये इन्फॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करो। बात समझ आए? हम कहेंगे ट्रेडिंग तो हमने नहीं करी, हम तो सेफ है, तो इसलिए लॉ ने अमेंडमेंट के थ्रू क्या डाल दिया, कम्युनिकेट भी मत करो। अब ये कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? प्रूफ। जैसी बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में कुछ डिस्कशन हुआ है ना, तुरंत 5 मिनट बाद में किसी को कॉल कर देती हूँ और बता देती हूँ कि ये होने वाला है, मीटिंग में इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही है। तो बच्चा अब ये पूरे के पूरे फिर फैक्ट्स हो जाएंगे, जो फिर पुलिस है ना, इनका काम आ जाएगा कि भैया आपने जो बात करी, फोन मैंने किसी को किया होगा, अगर वो रिकॉर्डिंग मिल गई तो फंस गए, रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो बच गए। करता हर कोई है, फंसते लोग कम है।
कौन नहीं करता होगा, खुद सोचो। क्रूशियल सब करते होंगे। जो मैंने भी गवर्नमेंट की स्कीम बताई सब यूज करते हैं भाई, लेकिन फंस कितने रहे, गिनती के लोग फंसते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन अगर रिकॉर्ड हो गया, सबूत मिल गए, तो आपने किया, सबूत नहीं मिले तो नहीं किया कम्युनिकेट, बस। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले सेक्शन 12 समझ में आया। अब कह रहा है कि भैया सेक्शन 15 जी। बच्चा हम स्टार्टिंग के जब चैप्टर्स पढ़ते थे ना तो पेनल्टीज पढ़ते थे, अब हमने जब चैप्टर नहीं पढ़ा तो हमें पेनल्टी भी याद होती नहीं थी। इन्होंने कहा भैया इनसाइडर ट्रेडिंग करने की अब है पेनल्टी। पेनल्टी फर्स्ट चैप्टर में भी थी जब हम सेक्रा से भी ये सब पढ़ रहे थे। यहाँ पे पेनल्टी, जो लास्ट वाली लाइन है इसमें पेनल्टी दे रखी, तो पहले पेनल्टी समझा दो फिर ऊपर जाएंगे। पेनल्टी में साफ साफ बोल दिया, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम आपकी पेनल्टी कितनी लगेगी, 10 लाख। मिनिमम कितनी, 10 लाख, और मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 25 करोड़। या फिर हम चेक करेंगे कि आपने इस इनसाइडर ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट को क्या करेंगे, 3 टाइम्स, विच एवर इज हायर। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो ये आपकी क्या है बच्चा, पेनल्टी। आ जाओ। इफ एनी इंसाइडर हु, अगर कोई भी इंसाइडर आइदर या तो हिज ओन बिहाफ या फिर बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, खुद या फिर किसी और पर्सन के द्वारा क्या करवाते हो, सिक्योरिटी में डील करते हो। बच्चा ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक ही सेंटेंस को पॉइंट में डिवाइड किया है। वापस से कह रही हूँ, ये एक पैराग्राफ है। ये क्या है बच्चा, पैराग्राफ, कोई पॉइंट नहीं है, इसको बस कन्वर्ट किया है। इन्होंने कहा अगर आप खुद से या किसी और पर्सन से सिक्योरिटी में डील करते हो, वो सिक्योरिटी क्या है, लिस्टेड है। लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बॉम्बे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ऑन द बेसिस ऑफ, आपने जो ये डीलिंग करी है वो किस बेसिस में डील करी है बच्चा, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपने कैसे डील करी, ये इंफॉर्मेशन किसी को आपने कम्युनिकेट कर दी। कम्युनिकेट ये इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट, इन्होंने एक्सेप्शन दे दिए, एक्सेप्शन दे दिए, मतलब कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर बताया है या फिर अंडर एनी लॉ, मेरे पास क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, मुझे इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देनी, लेकिन ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिजनेस धंधा करना है, तो ये बात मुझे बतानी पड़ेगी। या फिर बच्चा समझ लो सेबी के किसी ऑफिसर ने आकर मुझसे पूछा तो मुझे क्यों बताना पड़ गया, एज पर लॉ। तो 2 एक्सेप्शन है, कितने एक्सेप्शन है, 2। मुझे ये इंफॉर्मेशन किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कब कब बताऊंगी, जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या फिर एज पर लॉ रिपोर्ट में लिखकर मुझे बताना था, किसी को देना पड़ गया मुझे इन्फॉर्मेशन तो मैंने बताया, तो फिर ये अलाउड है। ठीक है, आपने कम्युनिकेट किया, काउंसिल किया, प्रोसीजर किसी भी एनी अदर पर्सन को बताया, डील इन दी सिक्योरिटी, तो आप लाइबल हो जाओगे फॉर दी पेनल्टी। पेनल्टी नॉट बी लेस देन 10 लाख, मिनिमम 10 लाख, बट एक्सटेंड हो सकता है कितना, 25 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट जो आपने इनसाइडर ट्रेडिंग से किया, विच एवर इज हायर। तो ये पूरा पैराग्राफ है। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो खुद से या किसी और के बिहाफ से, कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग किया, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट किया, तो आप लाइबल हो जाओगे। लेकिन एक्सेप्शन है, आपने इंफॉर्मेशन अनपब्लिश इंफॉर्मेशन क्यों दिया, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था या फिर एज पर लॉ दिया। लॉ में लिखा है ये बात आपको बतानी पड़ेगी। मैं कहूंगी नहीं 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 नहीं, जनता को भी बताई नहीं, आपको क्यों बताऊं, भैया देनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ चल रहा था जिस कारण से हमें ऑफिसर्स को एज पर लॉ बताना जरूरी है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये हम नहीं मानेंगे कि आपने अनपब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज किया, मिसयूज किया। क्लियर है बच्चा, तो 2 एक्सेप्शन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा एज पर लॉ। क्लियर है, चलो। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ ली कि इनसाइडर ट्रेडिंग करना एकदम मना है, किसी को भी कम्युनिकेट करना मना है, अगर ये करते हुए पाए जाते तो सीधा क्या है, पेनल्टी, दैट्स इट। ये अभी आपने सेबी एक्ट के 2 सेक्शंस पढ़े। अब इन्होंने कहा चलिए हम सेबी के पीआईटी रेगुलेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने डेफिनेशन पढ़ी है बच्चा, कंप्लायंस ऑफिसर की डेफिनेशन कहीं और भी पढ़ी है, कहां पढ़ी है, तो बच्चा पेज नंबर 146 में चैप्टर कौन सा था, में दे रखा है कंप्लायंस ऑफिसर। अब भी हमारा रेगुलेशन कौन सा है, सेबी क्या, पीआईटी। यहां पर कंप्लायंस ऑफिसर क्या है बच्चा, अलग है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। वहां कंप्लायंस ऑफिसर मॉनिटर वॉनिटर करना, कुछ चीजें सेम कॉमनली लिखेंगी। जो कौन होगा बच्चा, सीएस होता था। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर सीएस भी हो सकता है और अदर देन सीएस भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
कौन है कंप्लाइंस ऑफिसर? इन्होंने अपनी खुद की डेफिनेशन, हर रेगुलेशन, हर एक्ट अपनी खुद की एक डेफिनेशन देता है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कंप्लाइंस ऑफिसर मींस कोई भी सीनियर ऑफिसर, एनी सीनियर ऑफिसर कॉमा जिसको आपने एक पोजीशन दे रखी है, डेजिग्नेशन दे रखा है। बच्चा ये कंप्लाइंस ऑफिसर कौन है? कोई भी सीनियर ऑफिसर जो रिपोर्ट कर रहा है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। मान लो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल। वापस कंप्लाइंस ऑफिसर कौन है? कोई भी सीनियर ऑफिसर, ठीक है, जो जिसको एक पोजीशन दी है, जिसको एक काम दिया है। क्या काम दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो किसको रिपोर्ट करना? हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो थोड़ी देर के लिए एब्सेंस में काम कर रहा होगा। इन शॉर्ट कंप्लाइंस ऑफिसर सीनियर ऑफिसर है। यहां से अगर मैं पकड़ू ये एक सीनियर ऑफिसर है, हु इज क्या लिखा है? फाइनेंशियली लिटरेट, जो कि क्या है बच्चा? फाइनेंशियली लिटरेट। अब बच्चा फाइनेंशियली लिटरेट हो क्या? बिल्कुल हो। फाइनेंशियली लिटरेट मतलब यहां पे उन्होंने क्या बोला? जो बैलेंस शीट, अकाउंट्स, इन सबको समझता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। इसीलिए तुम लोग को थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ाए जा रहे कि आप कंप्लाइंस ऑफिसर बनोगे और बैलेंस शीट को समझ सकोगे। बनाना जरूरी नहीं है। बनाने वाला काम किसका है बच्चा? सीए का है। सीए ने सही बनाए कि नहीं बनाए चेक कर सको। सीए ने सही बनाए कि नहीं बनाए चेक कर सको, ठीक है, सही एंट्री हुई है कि नहीं हुई। तो इतना होने चाहिए जो बनाए समझ में तो आए, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या समझाओगे, ठीक है। कंप्लाइंस ऑफिसर कोई भी सीनियर ऑफिसर हो सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो जो भी हेड होगा उसको करे। मतलब ये कंप्लाइंस ऑफिसर फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। फाइनेंशियली लिटरेट से मतलब क्या है कि अकाउंट्स को, बैलेंस शीट को समझ सके, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। एंड इज केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीगल, वो ये भी देख सके कि भैया क्या क्या लीगल चीजें, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस जरूरी है। हु शेल बी रिस्पॉन्सिबल, कंप्लाइंस ऑफिसर इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ आपके काम आ गए क्या? कंप्लाइंस ऑफ द पॉलिसी, प्रोसीजर, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, मॉनिटरिंग एडहेरेंस रूल्स, प्रिजर्वेशन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से प्रिजर्व रखो, ठीक है। मॉनिटर करो किसको? ट्रेड्स को। इम्प्लीमेंटेशन करो किसका? कोड, रूल्स, रेगुलेशन, स्पेसिफाइंग द रेगुलेशन। ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी या फिर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कंप्लाइंस ऑफिसर कौन है? कंप्लाइंस ऑफिसर वो है जो कि फाइनेंशियली लिटरेट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करता है और इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए काम और बी। ए काम में क्या लिखा है? कंप्लाइंसेस, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, मॉनिटर करना। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। अब इसका इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है बच्चा बताओ? छोटा सा एक पार्ट निकालते, एक लंबा चौड़ा रेगुलेशन आया होगा उससे एक छोटा सा पार्ट निकाला है और आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या ना सीनियर पर्सन। सीनियर पर्सन में उन्होंने बोला है एक है बच्चा चीफ फाइनेंस ऑफिसर और बोला है सीनियर में कौन है बच्चा? कंपनी सेक्रेटरी। क्या ये दोनों के दोनों बन सकते हैं क्या बच्चा कंप्लाइंस ऑफिसर? तो आपका आंसर है यस, कोई भी सीनियर ऑफिसर बन सकता है। जब उन्होंने बोल दिया भैया सीएफओ भी सीनियर है और सीएस भी सीनियर है, क्या हम इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं? हाँ। आगे चल के क्वेश्चन पूछा है कैन अ कंपनी अपॉइंट मोर देन 1%, एक से ज्यादा को भी अपॉइंट कर सकती है, मतलब दोनों को ही अपॉइंट कर सकती है। तो सबका आंसर यस है। कोई भी सीनियर ऑफिसर बन सकता है। क्या सीएस बन सकता है? हाँ। क्या सीएफओ बन सकता है? हाँ। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या दोनों बन सकते हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ, दोनों को कंप्लायंस ऑफिसर बनाया जा सकता है। दोनों को क्यों बनाया जाएगा? जब काम ज्यादा होगा या फिर एक आध मिसिंग हो गया तो दूसरा उसके बदले में काम कर ले, तो इसीलिए एक से ज्यादा क्या कंप्लायंस ऑफिसर रख सकते हैं? हाँ बच्चा रख सकते। इन्होंने कहा भैया ये सीएस भी कौन होना चाहिए? हु इज फाइनेंशियली अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए पढ़ाया जाता है। ये मत सोचो कि नहीं भैया हमें अकाउंट देखना भी नहीं, झकना भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, आपके काम ही कम हो जाएंगे, ठीक है। सीएफओ का तो नाम ही है फाइनेंशियल ऑफिसर, उसको तो नॉलेज है ही फाइनेंस का, ठीक है। तो कंप्लाइंस ऑफिसर कोई भी सीनियर ऑफिसर बन सकता है जो कंपनी जिसको चाहे, बस कंडीशन ये कि नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, दैट्स इट। आंसर लिखा है करंट सिनेरियो सीएस एज वेल एज सीएफओ दोनों कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं, बता दिया मैंने। इन्होंने कहा है ऐसा भी हो सकता है एक क्या कर रहा है बच्चा? साइन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, अदर पर्सन इज ऑन ट्रैवल।
क्वेश्चन मार्क डाल दिया, मतलब आपसे पूछ रहे कि भैया कर सकते हैं, एक नहीं है अवेलेबल तो दूसरा उसके बिहाफ में कर देगा। ठीक है, ये पूरी चीजें उन्होंने सेम कंप्लाइंस ऑफिसर का मीनिंग बता दिया है। रिपीट, कंप्लाइंस ऑफिसर का मीनिंग जो भी हमने पढ़ा है। फिर लिखा है कंपनी में एड्स, क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन बोले तो मर्जी, कंपनी की मर्जी अपॉइंट एनी सीनियर ऑफिसर एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर। बस याद रखना रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करना है। अपॉइंटमेंट एनी अदर पर्सन शिल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, किसी भी पर्सन को ऐसे अपॉइंट नहीं करना है, सीनियर को करना है, उस पर रूल्स रेगुलेशन करना है। इन केस अपॉइंटिंग मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन याद रखना दोनों के दोनों फिर क्या रहे, जॉइंट रिस्पॉन्सिबल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो एक्चुअली में उठाकर एज इट इज आ गया था, एक अटेम्प्ट ऐसा था, सेम क्वेश्चन ऐसे दे दिया था, सीएफओ और सीएस दोनों बन सकते हैं, एक से ज्यादा बन सकते हैं, सेम क्वेश्चन चिपका दिया था, बस यही आंसर लिखना था आपको, केस में दे दिया था। समझ में आया, कंप्लाइंस ऑफिसर का मीनिंग समझ में आया। तो वहां का कंप्लाइंस ऑफिसर अलग है, यहाँ का कंप्लाइंस ऑफिसर अलग। हर कोई अपनी डेफिनेशन अलग कर सकता है, या फिर रेफर करेंगे कि सेम वाला है, तो यहाँ अलग है कि सेम है, अलग है। एलओडीआर में तो बोल दिया था सीएस ही होगा, साफ बोल दिया था सीएस, यहाँ सीएस स्पेसिफिक बोला नहीं, कोई भी सीनियर जो हु इज फाइनेंशियल लिटरेट, सीएस भी फाइनेंशियल लिटरेट होता है, अपने आप को कम मत समझो। ठीक है, चलिए अब इन्होंने कहा और भी डेफिनेशन है, ये तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दूसरा क्या लिखा है, कनेक्टेड पर्सन। ये कनेक्टेड पर्सन कौन है, ये वेरी गुड, जो भी रिलेटेड है। ये बच्चा पॉइंट जो दे रखे, ये पॉइंट नहीं है, ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, ये प्रेजेंटेशन के चक्कर में इन लोगों ने ऐसा बना दिया है। ठीक है अच्छा प्रेजेंटेशन पहले पढ़ा। कनेक्टेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु इज या फिर हु इज या फिर हैज कितने 6 महीने prior to the concern act, जो भी काम कर रहे, अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स का खरीदना बेचना कर रहे, तो जब भी करे उससे 6 महीने पहले। ठीक है, हैज बीन एसोसिएट विद द कंपनी। कनेक्टेड पर्सन कौन है, कनेक्टेड पर्सन वो है जो भी काम करे उससे 6, क्या लिखा है, महीने पहले, 6 महीने पहले तक हमारी कंपनी से क्या है बच्चा, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है विद द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्ट इन द कैपेसिटी। कैसे, फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट करता है वो हमारे ऑफिसर से। हम पूरा आईटेक्स एक कंपनी, तुम लोग कंपनी के एम्प्लॉइज एंड ऑल, ऑफिसर एंड ऑल, ठीक है, तुमने ये कंपनी छोड़ दी, अभी छोड़े हुए टाइम ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, मान लो ये वाली जो रो के बच्चे, इन लोगों ने कंपनी छोड़ दी, ये लोग ऑफिसर एम्प्लॉय थे इस कंपनी के, इनकी अच्छी खासी बातें होती है ना तुम लोगों से, होती है, तो इन्फॉर्मेशन लीक भी तो हो सकती है आराम से। तो उन्होंने कहा कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन रहेगा, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में वो सारे लोग होंगे जो पिछले 6 महीने में जा चुके हैं, लेकिन उनकी बातें फ्रिक्वेंटली विद इट्स ऑफिसर, जो करेंटली अभी है, ये लोग जा चुके हैं और फ्रिक्वेंटली इनकी बातें आपसे होती रहती है। और कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट, आप पहले यहाँ पे रेगुलर काम करते थे, अब आपका कंपनी से जॉब तो छूट गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में किसी प्रोजेक्ट बेसिस में आप काम कर रहे हो, या फिर क्या वर्ड लिखा है, फिड्यूसरी, इस वर्ड का एक मीनिंग होता है भरोसा, ट्रस्ट, ठीक है, भरोसा, या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, या तो आप एम्प्लॉयमेंट अभी भी हो, इन्होंने कहा पिछले 6 महीने में एम्प्लॉयमेंट था आपका, ठीक है, आपने अभी 4 महीने पहले छोड़ा है, तो 6 महीने के क्राइटेरिया में आ गए वापस। हम पढ़ रहे कनेक्टेड पर्सन वो सारे पर्सन है जो पिछले 6 महीने में फ्रिक्वेंटली आपकी बात होती रहती थी, या फिर अभी भी काम ही कर रहे हो आप, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, या तो आप कंपनी में रह के काम कर रहे हो, या कंपनी से दूर रहकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कभी कभार पार्ट टाइम फुल टाइम वाली बात है, ठीक है, या फिर आप अभी कंपनी के क्या हो, डायरेक्टर अभी हो, पिछले 6 महीने में डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ऑफ दी कंपनी। होल्ड, कोई भी पोजीशन आपने होल्ड कर रखी थी, इंक्लूडिंग आप हमारी कंपनी के प्रोफेशनल थे, सीएस अभी नहीं हो भले ही, ठीक है, और बिजनेस रिलेशन आपके थे हमसे, बिटवीन हिमसेल्फ एंड दी कंपनी वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, दैट अलाउ, जिस कारण से आप इन सारी सच इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसेस, आप इस पोजीशन में थे कि आप एसेस पहुंच सकते थे किस इंफॉर्मेशन तक, यूपीएसआई तक, या फिर बच्चों और रीजनेबली एक्सपेक्टेड, या फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आपकी बखत इतनी है कि आपको ये इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है,
वापस हम पढ़ के आ रहे, इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर है, हम इसमें की डेफिनेशन पढ़ रहे। इस की डेफिनेशन में हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी वो है कनेक्टेड पर्सन। हम किस किस को मानेंगे, ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड देखा जाएगा, पिछले 6 महीने में हम तब मानेंगे कनेक्टेड जब उसकी बहुत फ्रिक्वेंटली बातें होती है हमारे ऑफिसर से। सब चीज का प्रूफ मिलना चाहिए बच्चा, प्रूफ नहीं है तो नहीं है, ठीक है। या फिर अभी भी वो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर एम्प्लॉयमेंट, फिड्यूसरी मतलब ट्रस्टवर्दी, मतलब ये पूरा एक साथ है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से पार्ट टाइम समझ लो और ये एक तरीके से फुल टाइम ट्रस्टवर्दी, ठीक है। कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय है या फिर ऐसी पोजीशन में जो कि प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में जिस कारण से आपको आराम से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सारे के सारे लोगों को क्या माना जाएगा, कनेक्टेड पर्सन। समझ में आया। अब आपकी मॉड्यूल की रीडिंग करेंगे। कनेक्टेड पर्सन मींस सेम लिखा है, एनी पर्सन हु इज ड्यूरिंग 6 मंथ्स, जो भी वो कंसर्न एक्ट है, एसोसिएट है कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। ये तो इसका ऊपर का ये था, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इन एनी कैपेसिटी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट विद इट्स ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर फिड्यूसरी या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, या कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय है, होल्ड एनी पोजीशन प्रोफेशनल बिजनेस जिस कारण से अलाउ सच पर्सन एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ, उनको आराम से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है। तो कनेक्टेड पर्सन वो सारे लोग हैं, पॉइंट वो सारे लोग हैं, पहला पॉइंट जो कि फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूसरी या फिर एम्प्लॉयमेंट, तीसरा डायरेक्टर ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय, फोर्थ पोजीशन है प्रोफेशनल या फिर बिजनेस जिस कारण से आपको इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाए। बात समझ में आई। मान लो हमारी कंपनी का कोई ऑडिट करता था, ठीक है, ऑडिट करने की एक फर्म थी, इस फर्म में 4 लोग थे, 2 लोग अभी भी कर रहे हैं और 2 लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन इन 2 लोगों की तो इस फर्म से बात होती होगी, आराम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम आराम से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे बच्चा, कनेक्टेड पर्सन हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा भैया 6 महीने में देखा जाए। 6 महीने से पहले, 1 साल पहले की बात है, तो इन्होंने कहा कि भैया अब थोड़े रिलेशन कम होने लगते हैं, जितना टाइम गैप आता है उतनी बातें कम होने लगती है, उतनी इन्फॉर्मेशन इधर उधर होने के चांसेस कम होते, जितना फ्रेश होगा उतनी इन्फॉर्मेशन ज्यादा जाएगी। बात समझ में आई। इसलिए 6 महीने का क्राइटेरिया। कनेक्टेड पर्सन समझ में आया। नीचे एक छोटी सी लाइन दे रखी है बच्चा, सेबी ने एक्चुअली सेबी के पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, जुडिशियली रीसेंट जजमेंट है ना, जब सेबी ने के पास एक केस आएगा और सेबी ने उसमें एज अ जज डिसीजन दिया तो उसे समझ में आया कि भैया जो भी रिलेशनशिप है फॉर द वेरियस पर्सन थ्रू, क्या लिखा है, थ्रू सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया में भी अगर हमें दिखेगी ना कि इनकी इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप दिख रही है, ठीक है, नेटवर्किंग वेबसाइट टू आइडेंटिफाई द कनेक्टेड पर्सन। तो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में हम ये भी देखेंगे कि भैया आप सोशल मीडिया में इसको लेकर बहुत एक्टिव हो, है ना, फेसबुक इंस्टा इन सब में हम देख रहे हैं बहुत ही लाइक कर रहे हैं, बहुत ही कमेंट कर रहे हैं, मतलब इन लोग की बातचीत तो बहुत ज्यादा होती रहती है। तो एक्चुअल में रीसेंट जजमेंट से ये समझ में आया कि कनेक्टेड पर्सन का कंक्लूजन निकालने के लिए हम सोशल मीडिया का भी सहारा ले लेंगे, मतलब एज अ प्रूफ हम उसे एविडेंस ले लेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे वही चीजें एक्टिव है, ठीक है। चलिए इसके बाद उन्होंने लिखा इनसाइडर। इनसाइडर कौन होगा, इन्होंने कहा सारे कनेक्टेड पर्सन, सारे कनेक्टेड पर्सन इनसाइडर हो गए ना, जो बैठे हैं उनको भी कवर कर लिया, जो पिछले 6 महीने में बातचीत भी होती है सबको कर दिया, और वो सब लोग जिसके पास अभी भी है पोजीशन हैविंग इंफॉर्मेशन, क्या, यूपीएसआई। इनसाइडर कौन है, वो बंदा जो कनेक्टेड है, वो सब लोग, और प्लस जिनके पास अभी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय वहां भी कवर होंगे तो यहाँ भी कवर होंगे, ठीक है। जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है वो सब इनसाइडर है, दैट्स इट। इन्होंने कहा कनेक्टेड पर्सन, तो एक तो हमने बता दिया पिछले 6 महीने, इसके अलावा क्या बोल दिया, डीम्ड, इनको मान लिया जाएगा। अब होल्डिंग सब्सिडी समझ लो, सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास नहीं होगी, तो डीम्ड इनको ये लोग प्रूव करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया। कुछ पर्सन है जिसको ऑटोमेटिक हमने डाल दिया भैया आप क्या हो, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन अलग है, अब डीम्ड कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन अलग। इन्होंने कहा अनलेस, क्या लिखा है, अगर आपने प्रूव कर दिया विद एविडेंस कि नहीं 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 मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम आपको अलग मानेंगे, अदरवाइज नहीं। दीदी कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला समझो क्या लिखा है, कनेक्टेड पर्सन का इमीडिएट रिलेटिव।
अभी हमने क्या देखा, एम्प्लॉई जिसकी बातचीत होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा रॉकी सर किसी कंपनी में थे, रॉकी सर ने छोड़ दिया, लेकिन ऑफिसर से उनकी बात होती रहती है, तो रॉकी सर कनेक्टेड पर्सन है। अगर सर के पास इंफॉर्मेशन है तो मान लिया जाएगा मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है। इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन पहले आ जाओ देख लेते फिर बढ़ूंगी आगे। इमीडिएट रिलेटिव में क्या आ गया, स्पाउस, मतलब रॉकी सर और मैं। रॉकी सर के पास कोई इन्फॉर्मेशन तो मान लीजिए मेरे पास भी है, मेरे पास है तो मान लीजिए रॉकी सर कि बता तो देंगे ही, भले ना बताया लेकिन बता तो देंगे ही, ठीक है। पेरेंट्स के साथ भी बातचीत होती है, सिबलिंग्स, अब हमारे भाई बहन भी आ गए, इन सब लोगों के बच्चे भी आ गए और स्पाउस के भी बच्चे आ गए, सब बच्चों के साथ भी, बच्चे समझदार हो गए भैया चलो ट्रेडिंग करें, ठीक है। एनी ऑफ दी होम जो कि क्या है, डिपेंडेंट। अब फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इस पे एक केस है, आ जाइए। क्वेश्चन है स्पाउस फाइनेंशियली क्या है बच्चा, इंडिपेंडेंट। अब समझना, रॉकी सर अलग अर्न करते, मैं अलग अर्न करती हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अभी इन्होंने बोला इमीडिएट रिलेटिव में वो सब आएगा जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं हाउस वाइफ होती तो मैं इमीडिएट रिलेटिव में आ जाती। इन्होंने कहा अगर स्पाउस क्या है, इंडिपेंडेंट है और इनसाइडर से उसने कंसल्ट नहीं किया है, तो अब आप बताइए क्या उसे छूट मिलेगी कि ये इनसाइडर नहीं है? प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि पहली ही लाइन थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन्होंने बोला डीम्ड कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में ये सारे लोग आएंगे, अनलेस हम कह रहे हैं ये सब है, ये सब है। अगर प्रूफ कर दिया, सबूत दे दिया आपने, तो फिर आपको डीम्ड कनेक्टेड पर्सन में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला पॉइंट है हम रिलेटिव को तो मानेंगे ही मानेंगे, इमीडिएट रिलेटिव को तो मानेंगे। किस किस को मानेंगे? इन्होंने कहा हम स्पाउस को मानेंगे कि भैया सबके पास है, पेरेंट्स को, सिबलिंग को, चाइल्ड्स को, जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उसको भी मानेंगे। और जिससे आप क्या करते हो, कंसल्ट करते हो सच पर्सन टेकिंग डिसीजन। जब भी सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाना हो ना, तो कुछ एक पर्सन है जिससे हम बात करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अभिषेक सर, अगर आज हमें पैसे को लेकर कुछ भी अगर डिसीजन लेना है तो भैया हम एक बार अभिषेक भैया से बात करेंगे। अभिषेक भैया को कहीं पैसे लगाने हैं, कहीं कोई जमीन खरीदनी है, तो वो हमसे बात करेंगे, मतलब हमारी कंसल्टेंसी चलती है। इन्होंने कहा अगर सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग करने को लेकर आप किसी से डिसीजन लेते हैं तो वो भी हम मान लेंगे कि उसके पास जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सब डीम्ड कनेक्टेड पर्सन में आ जाएंगे अंटिल अनलेस क्या ना प्रूफ कर दो कि हमने हमने बात नहीं करी है, लेकिन ये भी प्रूफ करना मुश्किल है ना। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि एक स्पाउस है वो क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। चलो मेरा एग्जांपल, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने कंसल्ट नहीं किया है, क्या मुझे छूट मिलेगी? अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मुझे छूट मिल जाएगी। तो आंसर ये है स्पाउस इज प्रेज्यूम्ड टू बी इमीडिएट, क्योंकि ये इमीडिएट है, वैसे तो ये डीम्ड है, लेकिन अनलेस क्या लिखा है, रेब्यूट, मतलब मैंने इनके क्लेम को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, मतलब मैंने मना कर दिया कि गलत साबित कर दिया इनको। क्या गलत साबित कर दिया? कि भैया मैंने तो इनसे कंसल्ट नहीं किया था, मैंने खुद से अपने दम पर ये डिसीजन लिया इस कंपनी के शेयर्स खरीदने का। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो बच्चा मुझे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं ट्रीट किया जाएगा। नहीं कर पाई तो मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर में आ जाऊंगी। बात समझ में आई हमें? चलिए, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते बच्चा, जनरली ये सब क्या है, डीम्ड है। लेकिन अगर आपने प्रूफ के थ्रू दिखा दिया, एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाएगा कि प्रूफ के थ्रू शो कर दिया, तो तुम लोग भी मान लेना। ये मत कहना दिखाओ हमको प्रूफ दिखाओ, खुद प्रूफ मत मांगने लगना, वो क्वेश्चन खुद उठकर तो आएगा नहीं प्रूफ देने। मान लेना कि प्रूफ कर दिया गया, तब आप बोल देना कि हाँ ये इनसाइडर ट्रेडिंग में पेनल्टीज को नहीं लगी है। चलिए, सबसे पहला इमीडिएट रिलेटिव समझ में आ गया। होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, ये लोग तो सब एक दूसरे की इंफॉर्मेशन जानते ही है। सेबी एक्ट में ना इंटरमीडियरीज की लिस्ट थी। कौन थे इंटरमीडियरीज? स्टॉक ब्रोकर सब। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो स्टॉक ब्रोकर को तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होगी। तो इन्होंने कहा भैया ये तो डीम्ड है ना, अगर आपके पास कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन है तो आपने ब्रोकर को दी होगी कि भाई मुझे क्लू मिला है, एक इंफॉर्मेशन मिली, जल्दी से उस कंपनी में लगा दे। तो मान लिया जाएगा कि भैया आपका जो ब्रोकर है उसके पास भी वो सारी इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कुछ क्लिक होना चाहिए। म्यूचुअल फंड, इन्होंने कहा भैया म्यूचुअल फंड की
इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्ट कंपनी और इनके एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, जो भी इन सबके, सबको सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, एक को है तो मतलब मान लिया जाएगा सबको है। किसके ऑफिशियल्स? स्टॉक एक्सचेंज के, क्लियरिंग हाउस बोलो या फिर कॉर्पोरेशन, खुद कर रहे तो हाउस, बाहर दिया तो कॉर्पोरेशन और स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा भैया कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास तो है, आईटेक्स कंपनी लिस्ट है, तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर एम्प्लॉय सबके पास है, उनके क्लियरिंग हाउस के पास भी होगी। तो इन्होंने कहा भैया ये लोग भी ट्रेडिंग हमारी कंपनी के थ्रू ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनको अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन देखने के बेसिस में अपने सारे रिश्तेदारों को बता दी यार इस कंपनी खरीद लेना, आप इस कंपनी मत खरीदना, उनको तो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना। हाँ, जनरल रूल, एक्सेप्शन पढ़ेंगे, एक्सेप्शन है, वो अपना पूरा प्लान बताएंगे तो कर सकते हैं, फेयर तरीके से होगा उनका भी, पढ़ेंगे। एक्चुअली में इस तरीके से तो कोई नहीं कर पाएगा, स्ट्रिक्ट रूल्स है, लेकिन अगर आपने पहले से बता दिया तो एक्सेप्शन भी है, ठीक। मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, फिर से बोल दिया, म्यूचुअल फंड, मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मेंबर को स्पेसिफिक है, ऊपर एम्प्लॉइज पकड़ा दिया थी, ठीक है। म्यूचुअल फंड और उसके एम्प्लॉय सेम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय किसके? मेरी कंपनी का काम कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है आईपीएफपीएम को लाकर, उसको भी तो सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉइज, ऑफिसर एम्प्लॉय किसके? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरा काम कोई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जो सेबी के द्वारा ऑथराइज है, उनके भी तो एम्प्लॉइज को सब इंफॉर्मेशन है। मैं अपनी कंपनी का जब आईपीएफ पे लेके आती हूँ तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं मुझसे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उन सबके पास मेरी सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। वो सारे लोग मान लिए जाएंगे क्या है बच्चा? डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। क्या बोल दिया? कंपनी का बैंक, उसके पास भी तो है इंफॉर्मेशन। फर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हिज इमीडिएट रिलेटिव, बैंकर ऑफ द कंपनी, कितना है इंटरेस्ट? 10% की होल्डिंग है किसी भी मेरी कंपनी में, अगर किसी भी इन सारे लोगों की 10% ज्यादा की होल्डिंग है, मतलब इनके पास भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। मेंबर थोड़े हैं वो, एक्टिव मेंबर होंगे मेरी कंपनी के। अब इनसे रिलेटेड सब, तो अब कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन छोटी थी और डीम्ड कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में सब कवर हो गए। क्या कभी नहीं खरीद पाएंगे? जनरल रूल नहीं खरीद पाएंगे, एक्सेप्शन बताऊंगी आगे, ठीक। अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो उसमें डाउट पूछने लगोगे, ठीक। इमीडिएट रिलेटिव समझ में आ गया? हेडिंग समझो पहले क्या लिखा है, लिस्ट होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा भैया लिस्ट होने जा रहे हैं मतलब अभी क्या? अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी ने डॉक्यूमेंट फाइल किया, ड्राफ्ट ऑफर किसको देती है? सेबी को, फाइनल होने के बाद आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज इन सबको देती है। उन्होंने कहा प्रपोज टू बी लिस्टेड से मतलब क्या है, ये वर्ड इसलिए बताया ताकि आगे चल के समझ जाओ। प्रपोज टू बी लिस्टेड से मतलब जो भी सेबी, आरओसी इन सबको दे रहे हो, या फिर अनलिस्टेड कंपनी गेटिंग लिस्टेड, किस कारण से? मर्जर अमलगमेशन, ठीक है। इन शॉर्ट कौन सी कंपनी को हम मानेंगे प्रपोज टू बी लिस्टेड? जिसने अप्लाई किया है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, जो मर्जर अमलगमेशन के भी थ्रू हो रही है। मान लो बच्चा एक कंपनी लिस्टेड थी और मैं लिस्टेड नहीं थी, मैं मर्ज हो गई, तो मान लिया जाएगा मैं भी लिस्ट हो रही। अगर मैं उनके साथ मर्ज हो रही, ए कंपनी बी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, ये लिस्टेड नहीं थी, ये उठकर इनके साथ है, तो मान लिया जाएगा कि ए भी अब क्या है? लिस्ट हो रही है। तो बी वाला पॉइंट ये बोलता है, तो प्रपोज टू बी लिस्टेड में जो डायरेक्टली लिस्ट होने जा रही है और जो मर्जर के थ्रू लिस्ट हो रही है एज पर स्कीम। मर्जर में हम वर्ड यूज क्या करते हैं? स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट, ट्रेडिंग वर्ड समझते हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब करना, खरीदना, बेचना, डील करना, या फिर अग्री करना कि हाँ मैं खरीदने को तैयार हूँ, बेचना, डील करने को तैयार हूँ। ट्रेडिंग वर्ड का मतलब समझ में आ गया, आगे चल के आएगा इसीलिए। इनसाइडर समझ गए? इनसाइडर मतलब अंदर का बंदा, कनेक्टेड पर्सन जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। इनसाइडर क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब खरीद बेच रहा है, डील कर रहा है, ठीक। अब आ जाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये अनपब्लिश है मतलब जनता के पास नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ऐसी है प्राइस सेंसिटिव, ये प्राइस को इफेक्ट पहुंचाती है, अब चाहे वो पॉजिटिव टर्म हो, अब चाहे वो नेगेटिव टर्म। इन्होंने कहा ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी से रिलेटेड होती है और कंपनी की सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, जो कि जनरली अवेलेबल नहीं है जनता के पास। ये मटेरियल इफेक्ट करती है किसमें? प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी इंक्लूडिंग
इन्होंने कहा ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली में प्राइस को इफेक्ट पहुंचाती है। पहला क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिजल्ट, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट आया, लॉस आया, क्या आया, इससे एक्चुअल में सिक्योरिटी के प्राइस में इफेक्ट आता है। तो अगर मैं पूछूंगी कौन सी है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो प्राइस को इफेक्ट करेगी, वो है हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट। ये कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है, अगर अनाउंस हो गया डिविडेंड देने का, डिविडेंड देना कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसाइड है कि भाई हम डिविडेंड देंगे। अब एक मेंबर बाहर निकल कर क्या बोलता है, फोन करके किसी को बता देते हैं डिविडेंड आने वाला है, तो कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो बाकी सब लोग जल्दी से शेयर्स खरीदने लगेंगे कि भैया शेयर्स खरीदो, डिविडेंड हमको मिल जाएगा, रेट बढ़ जाएंगे इस कंपनी के। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो प्राइस को इफेक्ट करती है। तो क्या क्या, फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, और क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इक्विटी डेट का रेशियो, कम ज्यादा कर रहे हो जो भी, कंपनी क्या होने वाली है, मर्ज होने वाली, बड़ी इंफॉर्मेशन है, या फिर क्या होने वाली है, डीमर्ज। एक्विजिशन मतलब खरीद रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, कंपनी क्या हो रही है, डीलिस्ट, रेट कम हो जाएंगे। डिस्पोजल या एक्सपेंशन हो रहा है, बिजनेस, बिजनेस खत्म हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, ये सब प्राइस को इफेक्ट पड़ेंगे। जरूरी नहीं है बस ऑपोजिट इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी अदर। और क्या लिखा है, चेंज इन दी, ये केएमपी में आता कौन कौन है बच्चा, ऑन टाइम डायरेक्टर, एमडी, चेंज हो रहा है बच्चा। अगर ये पता चलता है हमारे मुकेश अंबानी बदल रहे तो प्राइस गिर जाएगी। तो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है ये सब बच्चों। अगर जब ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है तो बस यही होते, और कोई नहीं, समझना। नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इंफॉर्मेशन, बस यही नहीं है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे किसमें इफेक्ट होता है, वो सब हमारी यूपीएसआई में कवर होंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये तो है, ये तो प्राइस में इफेक्ट डालते, बट ये बस इतने में ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है। इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से क्या लगा दिया, एक्सेट्रा, और वो सब जिससे हमारे प्राइस में इफेक्ट होता है। एक बार सोच के देखो बच्चा, बोलना नहीं चाहिए, बस एग्जाम्पल बना रही हूँ, है ना। मुकेश अंबानी की अचानक से खबर आती है डेथ हो गई, तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इससे क्या प्राइस में इफेक्ट होता है। हाँ, आप मार्केट में देखते हो आए दिन रूमर्स फैलते रहते हैं, वो रूमर्स जो रहते हैं कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं, जिससे प्राइस अप जाएगी नीचे जाएगी। तो एक्चुअली में स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, रूमर्स को चेक करना, वैलिडेट करना। कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 15, कि वेरीफाई करती है कि सही है कि नहीं, क्योंकि भैया एक गलत इंफॉर्मेशन मार्केट पूरा हिल रहा है। तो एक्चुअली में अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो सब इंफॉर्मेशन है जो प्राइस को इफेक्ट करता है। तो अब हमने यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी। की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहले क्या पढ़ा, कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, एनी सीनियर हु हैव फाइनेंशियल लिटरेशन होना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्टर रिपोर्ट करो, डायरेक्टर जो भी है उसके सारे काम। कौन कौन बन सकता है, सीएफओ बन सकता है, हाँ, सीएस बन सकता है, सीनियर होना चाहिए, बस, ठीक। अब एक बार में दो लोग को बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टेड पर्सन समझ में आया, पिछले 6 महीने में ये सारी क्वालिटी रखता हो, बात कर रहा हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, डायरेक्टर, प्रोफेशनल बिजनेस कैपेसिटी जो भी हो, ठीक है, जिसके पास आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उन्होंने बोला भैया डीम्ड भी है, मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने क्या प्रूफ कर लिया, कॉन्ट्ररी, सबूत दे दिए कि हम अलग है, तो अलग भी मान लिया जाएगा, बस प्रूफ करना पड़ेगा। इनसाइडर समझ में आ गया, कनेक्टर हो जिसके पास इंफॉर्मेशन है। इमीडिएट रिलेटिव समझ में आ गया, कौन लिस्ट होने जा रहा है, जो होने जा रहा है, जो थ्रू मर्जर हो, ट्रेडिंग। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यहां तक चीजें क्लियर है।